नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से विनती है, निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका ऑफिशियल बटन जो है वो एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सिटीजन्स वॉइस शो जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़ है। और आज मैं 2 मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा जबलपुर से रिलेटेड है। किस तरीके से शोषित वर्ग को हाशिए पर खड़ा कर अपमानित किया जाता है, घोड़ी पे चढ़ता है तब अपमानित किया जाता है, मंदिर में जाता है तब अपमानित किया जाता है और तमाम तरीके से जात के नाम पर, भेदभाव पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता जमाना चाहती है। और दूसरा मामला चंडीगढ़ से रिलेटेड है। चंडीगढ़ में शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं, मनोहर लाल खट्टर के चहेते फेवरेट और किस तरीके से पुलिस महकमे का इस्तेमाल वित्त पोषण करने के लिए किया जा रहा है सरकारों का, और सरकारों द्वारा उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। इसी के चलते जब आईपीएस पूरन कुमार ने ऑब्जेक्शन किया तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और यहां तक कि साइबर सेल के एक एएसआई जिसका कोई लिंक नहीं था, पर उसको भी अपनी आहुति देनी पड़ी। तो ये मामला सारा क्या है और इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की सोच क्या है? हमारे साथ दो साथी मिलेंगे, उससे हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बहुत बहुत स्वागत है राकेश अचल जी आपका। और मेरे साथ हमारी महिला पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। आज इनको मैंने पहली बार जोड़ा है। मैंने कहा सिटीजन वॉइस शो जनता की आवाज, आवाम की आवाज है और नेहा जी का जुड़ना बहुत जरूरी है इस चैनल पर। तो मैंने आप दोनों कॉन्ग्रेचुलेशंस से थैंक यू, जी। थैंक यू नेहा। तो मेरा पहला सवाल राकेश अचल जी आपसे रहेगा। जबलपुर हाईकोर्ट का एक ओबीसी समुदाय के कुशवाहा समाज के एक युवक का ब्राह्मण समाज से युवकों द्वारा अपमानित किया गया। उसमें जबरन पैर धुलवाए गए, पैर छुआए गए और वहीं गंदा पानी पिलाया गया। यह अमानवीकृत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। और एक धारा में उन्होंने कहा 296 आपने लगाई है, 196 ए भी लगाइए। ये अपने आप में मिसाल है। अब सवाल ये है कि जब दलित दूल्हों की घोड़ी पर बैठकर जुलूस निकालने नहीं दिया जाता, उनको चढ़ने नहीं दिया जाता, जब समाज के निचले तबकों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, जब जाति घृणा का जहर फैलाया जाता है, तो इन मामलों पर भी अदालतें स्वतः संज्ञान लेंगी। पहला सवाल, अब क्या वक्त आ गया है पूरे देश को जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से सीखना चाहिए? संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। कानून के सामने ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। क्या कहना है आपका राकेश जी? धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और मध्य प्रदेश के लिए पहली घटना नहीं है। ये तो माननीय हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का अब धन्यवाद कह सकते हैं कि उन्होंने इस पे संज्ञान लिया। अखबारों में खूब छपा और रोज छपता है। ये तो केवल पैर धुलवाए और चरणामृत जबरन पीने के लिए कहा गया। यहाँ तो सिर पर पेशाब करने की भी घटनाएं हुई है, या यहाँ पर जूते रख के घुमाने की घटनाएं हुई है, घोड़ी पे चढ़ने के बाद आप फायरिंग की घटनाएं भी हुई है। पिछले 20 साल से, बल्कि 23 साल होने को आ गए हैं, 22 साल हो गए हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अखंड सरकार है। 19 महीने का कार्यकाल अगर हम छोड़ दें तो 2020 का, तो इस 20 लंबे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने सनातन के नाम पर मध्य प्रदेश में एक सामंती जो सोच थी पुरानी, उसको विकसित किया है कि इधर उच्च वर्ग के लोग दलितों को हर और दलितों से नीचे पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनके मानवाधिकारों का हनन करते हैं। और बाद में उसकी लीपा पोती करने के लिए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, वो पीड़ित को अपने यहाँ घर बुला के उसके चरण धो देते हैं, हिसाब बराबर कर देते हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते, आरोपी के खिलाफ उसकी संपत्तियां जब्त नहीं करते। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, जो बुलडोजर न्याय चल रहा है पीड़ितों के की शिकायतों पर, वो ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होता है। और मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि ये बुंदेलखंड का और हमारे महाराष्ट्र का कुछ पुराना हिस्सा है, इसको मिला करके बना हुआ प्रदेश है। और पिछले 65 साल में यहाँ सामंती सोच समाप्त नहीं हो पाई, क्योंकि प्रगतिशील सरकार जब तक रही तब तक ऐसी घटनाएं नहीं होती। प्रगतिशील से मेरा मतलब है कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस की मिली जुली सरकार रही हो, उनके पास एक विचारधारा दूसरी है, गांधी वाली विचारधारा है, दलितों के संरक्षण की विचारधारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये संकट है कि ये सामंती सोच की
पार्टी है, और इसमें इस समय भी अधिकांश जो पुराने सामंत रहे हैं वो या तो जनप्रतिनिधि के रूप में है या संगठन में शामिल है। इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही। सरकार ने इस घटना को, जिसका आपने जिक्र किया, जबलपुर में माननीय हाईकोर्ट ने जिसने संज्ञान लिया, इस घटना को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं दिया। अन्यथा जो काम अदालत के कहने के बाद पुलिस को करना पड़ रहा है, वो काम पुलिस पहले ही संज्ञान लेके कर सकती थी। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो भी सामंत की सोच की है। वो डकैती डालने में लगी हुई है, वो हत्या करने में लगी हुई है। बस चौथ वसूली के नाम पर आप पैसा नहीं देंगे तो एक 22 साल का लड़का भोपाल राजधानी में अभी इसी हफ्ते पीट पीट कर मार दिया। हवाला का 3 करोड़ रुपया लेके कोई व्यापारी जा रहा था, मुखबिर की सूचना मिली। पुलिस की महिला डीएसपी, पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, महिला डीएसपी ने वो पैसा जब्त किया और अपनी जेब में रख लिया। वो तो बाद में चूंकि बड़ी रकम थी तो हवाला वाले ने सोचा होगा कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स लेके छूट जाएंगे, तो उसने शिकायत की। बाद में वो सब लोगों के खिलाफ मुकदमे तब हुए जब अखबारों में छप गया। तो पुलिस का जो इकबाल है वो इस समय पूरी तरह से खत्म हो गया है, और पुलिस भी सामंती सोच की हो गई है। मैंने तो आज ही इस मामले में कहा है कि अब पुलिस रिफॉर्म का सही समय आ गया है, क्योंकि पुलिस की सामंती सोच ही सारे सिस्टम को सत्यानाश कर रही है। आपके हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में भाई एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुसाइड करता है, दूसरा एक उसका सबऑर्डिनेट सुसाइड करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरे सिस्टम को, जो कि समाज के निचले कुचले दबे पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया है, उसको पंगु कर दिया है, उसको पैरालाइज कर दिया है पॉलिटिकल हस्तक्षेप से। तो इस घटना से मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान के बावजूद ये घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक जाएगी, क्योंकि अभी तक इस घटना को लेकर न तो डीजीपी का कोई बयान आया है, न मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री देखते हैं उन्होंने कोई संज्ञान लिया है। वो अपने काम में मस्त है और लोग अपने काम में व्यस्त है। लोग उनको या उनके मानवाधिकारों का हनन करने में, उन्हें पीटने में, उनके ऊपर पेशाब करने में, उनके ऊपर मेला फेंकने में, उनको घोड़ी पे चढ़ने से रोकने में। तो ये घटनाएं तब तक नहीं रुकेगी कि जब तक कि आप पुलिस का जो सोच है उसमें तब्दीली नहीं करें। यहाँ हम इंग्लैंड की तरह बॉबी पुलिस नहीं बना सकते, लेकिन अब जरूरत है, समय बदल गया है, पढ़े लिखे लड़के पुलिस में आ रहे हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो परवरिश है वो दूसरे ढंग से की जाए, तो ही इन घटनाओं पर रोक लगेगी। अन्यथा अदालत कितने मामलों में दखल देगी? एक मामला चूंकि ज्यादा सुर्खियों में था तो उन्होंने संज्ञान ले लिया, हालांकि ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही। तो ये बहुत गंभीर समस्या है मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए। जी जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश अचल जी। आपने एक जो चित्रण दिया है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि एक आधे केस में तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ले सकती है कि जब वो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं तो कोर्ट को भी करना पड़ता है। पर एक तरीके से माना जाए तो कोर्ट्स भी अब जैसे वो जॉली एलएलबी पार्ट 3 है, उस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं कि जहां पर हल्ला ज्यादा मच गया वहां पर उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, जहां हल्ला नहीं मचा, सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस हैं जो लंबित हैं, तो वो भी बात की जानी चाहिए। अब मैं नेहा जी आपके पास आता हूं। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है और आप हरियाणा और पंजाब ज्यादा क्लोजली देखती हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए वकीलों ने अब मोर्चा संभाल लिया एक तरफ, और उन्होंने आज पीसी करके, कल पीसी हुई थी शत्रुजीत कपूर की अवैध संपत्तियों का पूरा चिट्ठा खोल दिया। गुरुग्राम में सेक्टर 82 में 50 करोड़ की कीमत का प्लॉट, गुरुग्राम के सेक्टर 111 में 1990 कॉर्पोरेट एरिया फ्लैट जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए, गुरुग्राम के सेक्टर 62 में 20 करोड़ का प्लॉट, भटिंडा में 2 प्लॉट, बैठे बैठे 1 करोड़ 60 लाख रुपए किराया। वकील साहब ने आरोप यह भी लगाया कि रिश्वत बिटकॉइन में लेते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, 2,50,000 की सैलरी से ये सब कैसे मुमकिन है? तो ये जो जी डबल इंजन की सरकार में करप्शन है, पुलिस रिफॉर्म की बात राकेश अचल जी ने की, 2 लोगों का सुसाइड हो जाता है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये दोनों कथित मर्डर माने जाने चाहिए, फोरेंसिक होनी चाहिए इन पर कि क्या ये मर्डर हैं। कल हमने इस पे एक बड़ा प्रोग्राम भी किया था, क्योंकि एक मरे हुए आदमी को आप अपने इंस्टिगेशन बना के दूसरा आदमी सुसाइड कर ले, ऐसा मैंने कभी कोई केस दुनिया में नहीं देखा, भारत में तो छोड़ दीजिए। ये सारे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और चंडीगढ़ में इस पर क्या गर्मा गर्मी है, इसके बारे में जरा।
जी आत्मजीत जी सही कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकारें तो भारत के कई राज्यों में हैं, लेकिन वहाँ पर डबल इंजन का जो विकास मॉडल है, वो हम देख ही रहे हैं, रोज़गार जनरेट नहीं हो गया। ख़ैर आज का मुद्दा क्योंकि वंचितों के ऊपर केंद्रित है, तो मैं आर्थिक जो चुनौतियाँ हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो ना देकर जो पूरन कुमार का मामला है और जैसा आपने कहा कि शायद दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि किसी मरे हुए अधिकारी पर इल्ज़ाम लगाकर किसी जो है कार्यरत कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया हो। ये तो कोई चला गया है, ख़ैर किसी की मौत हुई है, संवेदनाएँ हैं दोनों ही परिवारों के प्रति। लेकिन शंकाएँ इससे और गहरी हो जाती। और अगर कपूर की बात है फॉर्मर डीजीपी हरियाणा की बात है, तो मुझे तो लगता है कि मैं किन-किन का नाम गिनाऊँ कि कौन-सा पुलिस अधिकारी ऐसा है जो करप्ट नहीं है। जो ताकतवर है और वो करप्ट नहीं है। जो करप्ट नहीं है वो ताकतवर तो बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। जब से हरियाणा में मैं देख रही हूँ मनोहर लाल खट्टर क्यों नहीं थे मुख्यमंत्री, तब से ही उनके जितने भी क्लोज़ पुलिस अधिकारी रहे हैं या फिर आईएएस अधिकारी रहे हैं, सबकी संपत्तियाँ अगर ईडी, सीबीआई लगा दी जाए तो बहुत सारी जो है सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन डबल इंजन का मतलब आजकल ये हो गया है कि करप्शन तो है लेकिन बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक संगठित तरीके से करप्शन चल रहा है। और यही जब कोई बीच में कोई ऐसा अधिकारी सामने आ जाता है जिसको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है इस पर बोलना चाहिए, तो फिर उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो पिछड़ा तबका है उसको तो फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है कि चलिए क्योंकि ये पिछड़े तबके से आया है, दलित तबके से आया है तो इसको जो है सप्रेस किया जा सकता है, इसकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। जबलपुर में मुझे नहीं पता कि क्या हाई कोर्ट की मजबूरी रही है, लेकिन अब तो भारत की सीजेआई का मामला तो सबसे प्रमुख उदाहरण है भारत में। जब सीजेआई को दलित होने के लिए और उनके बौद्ध धर्म अपना अपना लेने के लिए जिस तरीके सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर ट्रोल किया जाता है और ये वो ट्रोलर्स हैं जो कि अंधभक्त कहे जाते हैं भारत में मोदी सरकार के। और उसके बाद भी अ, प्रधानमंत्री ने स्वयं फ़ोन किया सीजेआई को, अपनी संवेदनाएँ जताईं, लेकिन क्या भारत के कानून मंत्री ने, जिनका पूरा विभाग है, उन्होंने किसी तरह का कोई बयान दिया, मुझे याद नहीं आता है। अमित शाह ने किसी तरह का बयान दिया, मुझे याद नहीं आता है। किरण रिजिजू जो हाथ धोकर पीछे पड़े थे न्यायपालिका के, उनका कोई बयान आता है? मुझे याद नहीं आता है। तो दलित होना तो मुझे लगता है कि पिछले 10-11 वर्षों में इस देश में बल्कि हम बहुत ही पीछे चले गए हैं, कई दशकों पीछे चले गए हैं। जितना हमें पूंजीवाद यहाँ पर जितना पैर पसार रहा है, उतना ही पैर सामंतवादियों ने पसार लिया है। जितना दलितों को सप्रेस किया आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। जो 2023 के आंकड़े सामने आए हैं, वो बताते हैं कि ये सरकार लगातार अगर सरकार ही वंचितों के साथ खड़ी नहीं नज़र आएगी, तो हमने देखा है कि हमेशा ऐसा हुआ है। अगर सरकार की जो सोच है, तो वही लोग ताकतवर या फिर वही लोग ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाते हैं या फिर उसका दुरुपयोग करते हैं जो इस सोच के साथ चलते हैं। तो चाहे जबलपुर से तस्वीर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश से तस्वीर आ रही है, चाहे सीजेआई की बात आ रही है, हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही हल्के में लिया जाता है, इसे आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। ये कोई बात ही नहीं है कि अब बिहार में इलेक्शंस हैं, तो चिराग पासवान पहुँच जाते हैं चंडीगढ़ में। पर ये चिराग पासवान देश के बाकी हिस्सों में भी खुद बिहार में भी जो दलितों के साथ हो रहा है, क्या उतना ही खुलकर उतना ही आक्रोश दिखा रहे हैं? बल्कि वो बहुत ऐसी जगहों पर आक्रोश दिखाते हैं जहाँ पर लगता है कि वो बीजेपी को फ़ायदा करते हुए जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो ये मैं कहती हूँ कि देश के वो राजनेता जो दलितों की राजनीति करते हैं, जब वही सामंती सोच के साथ बल्कि उनके कथित हनुमान की तरह बर्ताव करने लगेंगे, तो फिर वंचितों का, दलितों का संरक्षक कौन होगा? हम उनसे तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते ना जो फॉरवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं। अपेक्षा तो उनसे की जाती है जो कि इन दलितों की, वंचितों की पॉलिटिक्स करते हैं। पर अभी तो ये है कि हम तो आपके भक्त हैं, नीतीश जी भक्त हो गए, चिराग जी भक्त हो गए। जब किसी मुद्दे पर खुलकर बोलना ही नहीं है, तो वो समुदाय जो जिसका नेता ही चुप हो गया, जिसका नेता ही सरेंडर कर चुका है,
वो समुदाय फिर किसके पास? क्या संस्थाएँ इतनी भारत में मजबूत हैं? मुझे तो लगता है कि संस्थाओं को तो वो भी वहाँ पर भी एक सुनियोजित तरीके से प्लान मैनर में कमज़ोर किया गया है। तो चाहे हमारी न्यायपालिका हो और बात फिर जब पुलिस तंत्र की आती है, आत्मजीत जी, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है हमेशा वहाँ पर अलग-अलग समुदाय से लोग आकर वहाँ पर काम करते हैं। वो भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक से है, कोई बैकवर्ड ब्लॉक से है, किसी ने रिज़र्वेशन के ज़रिए वहाँ पर अपनी नौकरी हासिल की है। तो फिर अगर सत्ता समाजवादी सोच की है, विचारधारा की है, तो उनको बोलने में वो सहजता महसूस होती है। फिर पुलिस को भी लगता है कि अगर मैं कोई सही स्टेप उठाऊँगा, तो मुझ पर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश का ही ये कांड देख लीजिए, जो कप सिरप का कांड हुआ है, वहाँ पर तो ऐसा अगर अगर वहाँ पर पुलिस अधिकारी ये भी सोचे कि अगर डॉक्टर, मैंने कई डॉक्टर्स की भी उस दौरान बातें सुनी थी और जहाँ प जो अधिकारी थे, संबंधित अधिकारी विभाग के, तो वो ऐसे जो है अलर्ट जारी कर रहे थे, डर-डर के अलर्ट जारी कर रहे थे कि कहीं उनके ऊपर कोई केस ना जो है दर्ज कर लिया जाए। ये डर था, ये सत्ता का डर है। कि अगर मैं ईमानदारी से बच्चों की मौत के तहत भी कोई फैसला लूँ, तो बहुत ही हिचकिचाहट के साथ लूँ। तो सत्ता का खौफ इतना हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस में सारे ही करप्ट हैं या फिर पूरी पुलिस को ही बदलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शासन को बदलने की ज़रूरत है। शासन की जो सोच है और जो एक दबाव वाली जो वो है शासन की प्रणाली है, उसको बदलने वहाँ से शुरुआत होती है। और इसीलिए आज जो भारत का दलित वर्ग है, पॉलिटिक्स ओबीसी की हो रही है। पॉलिटिक्स जातिगत जो है आरक्षण की हो रही है। लेकिन उसके मूल अधिकार पर बहस को ना ले जाकर इधर-उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान बेशक चंडीगढ़ आ गए, पूरन कुमार के परिवार से मिल चुके हैं, लेकिन क्या वो काम कर पाएँगे जो राहुल गांधी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर लोगों के सामने बात रख चुके हैं? चिराग पासवान को उसी दिन क्यों भेजा गया? डर था ना कि कहीं बिहार के चुनाव में कोई भारी नुकसान ना हो जाए। ये तो वो सत्ता है, ये तो वो पार्टी है जो चुनाव के लिए ही सारा तिकड़म करती है। तो चिराग पासवान उसी तिकड़म में एक मोहरे की तरह यहाँ पर फिट होने आ गए थे। लेकिन ये बिहार की पॉलिटिक्स में तो ये फिट होता ही नहीं है। बिहार की आवाम तो पैसे भी लेती है और फिर वोट उसी को देगी जो उसके लिए काम करेगा। वहाँ पर तो काम को फ़ोकस है, वंचितों की भी वही बात है। तो आत्मजीत जी, मुझे यही लगता है कि दलितों की जो पीड़ा ही यही है कि एकमात्र राहुल गांधी, मैं तो उनकी पार्टी को भी श्रेय नहीं दूँगी। एकमात्र राहुल गांधी ही अगर दलितों और वंचितों की बात करते हैं, उनकी ही सोच में निरंतरता दिखती है। बाकी किसी की सोच में मुझे या फिर उनकी बातचीत की शैली में मुझे निरंतरता ही नहीं दिखती है। वो नीतीश जी की निरंतरता नहीं दिखती है, वो चिराग जी की निरंतरता नहीं दिखती है। बिहार में मुझे कोई ऐसा चेहरा याद नहीं आ रहा है जो बीजेपी का जो है दलित प्रतिनिधि हो या फिर दलित चेहरा हो। तो फिर कैसे होगा? फिर मध्य प्रदेश की भी बात कर लीजिए। बहुत बड़ा तबका जो है वहाँ पर आदिवासी है। लेकिन किसको प्रमुखता मिली है? किसको जो है जगह मिल पाई है? जी। जी, जी। बिल्कुल एक यादव जी हैं सीएम, तो ज़ाहिर तौर पर कुछ ओबीसी रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दिखाती है और चिराग पासवान साहब के जो माथे पे तिलक है, वो इतना बड़ा, इतना लंबा तिलक लगाते हैं, शायद ही कोई और पासवान लगा सके। जो तिलक जी। लगाएगा उसके तो फिर जूते भी पड़ सकते हैं, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में जूते चल रहे हैं। राकेश अचल जी, आपके ग्वालियर के अनिल मिश्रा जी हैं, किसी समय में शायद वो प्रेसिडेंट भी रहे अपनी बार एसोसिएशन के। कल उन्होंने सुंदरकांड का एक पाठ कराने की कोशिश की और वहाँ हिना खान नाम की एक एसीपी जो थी, वो वहाँ पहुंची और उन्होंने कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप सुंदरकांड का पाठ यहाँ नहीं कर सकते। और जय श्री राम के उद्घोषणा से उन्होंने कहा कि मैंने जय श्री राम बोल दिया, अब आप जाइए यहाँ से। तो एक तरीके से उन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया। और जो बात नेहा जी ने की, उसका मैं ताजा उदाहरण आपको दे दूं कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया और इसी सीट पर भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव के पास थी। मिश्रीलाल यादव को पहले ही कंफर्म हो गया था कि उनका टिकट काट के मैथिली ठाकुर को दिया जाएगा। तो एक तरीके से जिस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है और जिस तरीके से वंचित समाज के लोगों को साइडलाइन करती है और अनिल मिश्रा जैसे लोगों का वित्त पोषण करती है, जो सीजीआई पर जूता चलाने वालों को सही ठहराते हैं,
अब कितनी कोर्टों में कितने जूते चलेंगे, मतलब अब डर के अंदर काम करेंगे जजेस। आपने मीडिया को काबू कर लिया, आपने ब्यूरोक्रेसी को काबू कर लिया, और आप देख रहे हैं पुलिस महकमे में क्या हो रहा है। जुडिशरी आखिरी पायदान था, आखिरी पिलर था डेमोक्रेसी का, तो उसको भी अब आप कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, वो जो चाहती है वो सबको पता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और उस हिंदू राष्ट्र में जो उनका झंडा नहीं उठाएगा वो गैर हिंदू है, वो राष्ट्रद्रोही है, चाहे वो दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन। मध्य प्रदेश का चूंकि आपने संदर्भ दिया है, मेरे शहर का मामला है वो, तो ये वही है कि जानबूझ के चिंगारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ग्वालियर बेंच है वहां पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था शायद 2-4 महीने पहले, और लगातार उसको जिंदा रखने के लिए अब पढ़े लिखे वकील, पहले तो ये ठीक था छोटे मोटे संगठनों के हाथ में था, अब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। और मजे की बात, अंतर विरोध ये है कि इसी अंबेडकर के मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर एक अंबेडकर पार्क बना रही है 300 करोड़ रुपए का। तो बताइए। वो अपनी सरकार से लड़ रहे हैं या दलितों से लड़ रहे हैं, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। शहर की आबो हवा खराब करके उन्हें अपनी रोटियां सेकनी है। ये काम ग्वालियर में भी हो रहा है, ये भोपाल में भी हो रहा है, ये सीहोर में भी हो रहा है, हर शहर में लगभग हो रहा है, देश के हर हिस्से में हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब संकट वही है कि एक तरफ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ आप जो हमारे पॉलिटिकल जो इंटरफियरेंस है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। और जो इंडियन स्टेट की बात बात किसी जमाने में राहुल गांधी ने शुरू की थी, तो उन्हें समझ में आया कि इंडियन स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये राज्यों की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में समझते नहीं। तो इस समय मध्य प्रदेश की खासतौर पर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेट कायम करने की कोशिश हो रही है। सारा राजकाज पुलिस के जरिए चले, बाकी का सिस्टम कोलैप्स हो जाए। आप देखिए मध्य प्रदेश में 12 साल पहले एक सड़क बनी 305 करोड़ की, उसमें आपने कोई 650 करोड़ का टोल टैक्स वसूल कर लिया। और वो टोल टैक्स इसीलिए होता है कि हर साल उसका संधारण हो। वो पूरी 12 किलोमीटर की सड़क बैठ गई, किसी ने कुछ नहीं किया। इसी तरह से अभी नेहा जी ने बात की कफ सिरप की, 22 बच्चे मर गए, और उसमें आप अभी तक एक कुछ डॉक्टर को पकड़े थे, बाद में उस कंपनी का मालिक भी पकड़ा गया जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है। सवाल यह है कि इस कफ सिरप को मध्य प्रदेश में वितरित करने की अनुमति देने वाले स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? स्वास्थ्य संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये क्या करते हैं कि तेली की जो मार होती है वो तमोली पर उतार देते हैं, गोरी की मार कड़ेरे पर उतार देते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं। तो ये पूरे देश में हो रहा है। अब खासतौर पर हरियाणा की जो अभी बात हुई है पूरन कुमार की, इस मामले में मेरे 45 साल के तजुर्बे में मैंने बहुत गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में कवर किया है। ऐसा ये पहला मामला है कि जहां एक आईपीएस खुदकशी करता है और उसके सुसाइड नोट के आधार पर आप तमाम पुराने डीजीपी और वर्तमान डीजीपी, पुराने मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव, 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर करते हैं। और उस ऊपर धूल डालने के लिए आप एक दूसरे कनिष्ठ अधिकारी के सुसाइड नोट के आधार पर क्रॉस मुकदमा कायम कर देते हैं। यानी आप तो पूरे भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दे रहे हैं। और ये तब हो रहा है कि जब एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के की महिला का पति, जो भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी है, उसके साथ ये हो रहा है कि 8 दिन तक उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। दूसरे सज्जन का तो अभी भी नहीं हो पाया है कि उनके घर वालों ने सहमति नहीं दी है। वो अड़े हुए हैं कि नहीं भाई हमारी तो इसमें सीबीआई जांच कराओ या उच्च स्तरीय जांच कराओ। तो ये सारे तमाशे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये केरल में भी हो सकता है, ये कर्नाटक में भी होना चाहिए। अब कर्नाटक में आप देखिए तमाशा क्या हो रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता से बाहर खड़े हैं, वहां वो कह रहे हैं कि हम आई लव क्या आरएसएस चलाएंगे। आरएसएस। उस आरएसएस के लिए मुहिम चलाएंगे जिस आरएसएस के ऊपर आईआईटी का एक लड़का जो मर गया वो अपने सुसाइड नोट में आरोप लगा के जाता है लैंगिक शोषण के।
आपने हरियाणा में 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया एक सुसाइड नोट पे, और केरल में एक आदमी के खिलाफ नहीं करने दे रहे। तो तमाशा है, उलटमासी पूरे देश में चल रही है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि अब ये समय पॉलिटिकल रिफॉर्म का भी है, पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ। लेकिन जिस ढंग से हम बिहार में विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं, अभी आपने मैथिली ठाकुर की जिक्र किया, तो ये तो विचारधारा से, दल से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं से भी कोई मतलब नहीं है। इनका तो जहां स्वार्थ सिद्ध हो, वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये उसको अपना जेब में रख के अपना काम पूरा कर लेंगे और बाद में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो अराजक स्थितियां देश में पैदा हुई है पिछले 10-11 साल में, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि अभी एक बहुत गंभीर खतरा बन रही है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। और अगर यही सब चला तो आप यकीन मानिए कि हम 2029 तक जब पहुंचेंगे तो यहाँ भी सड़कों पर जनप्रतिनिधि पिट रहे होंगे, न्यायाधीश शिकार हो रहे होंगे, हम पत्रकारों पे भी हमले होंगे, क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सच, आप सच कहेंगे तो कहेंगे आप राष्ट्रद्रोही है। एनएसए का मामला आप देखिए, एनएसए कैसे इस्तेमाल होती है। एक एनएसए मध्य प्रदेश में इस्तेमाल होती है किस आदमी के खिलाफ जिसने कि आपके पैर धुला के पानी पिला लिया, और एक एनएसए लद्दाख में इस्तेमाल होती है किसके खिलाफ, जो अहिंसक आंदोलन कर रहा है गांधीवादी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट मान लेती हाँ कि राष्ट्र विरोधी कार्यक्रमों में वो शामिल रहा होगा। तो ये जो अदालत का चरित्र हो, चाहे राजनीतिक दलों का चरित्र हो, बहुत ज्यादा स्खलित हो गया, बहुत नीचे चला गया है। तो इसलिए अब भरोसे की कोई संस्था नहीं बची है। जनता पर भरोसा है, और जनता भी अगर अपना भरोसा साबित नहीं करेगी सही चुनाव करके, तो और मुश्किलें बढ़ेगी, आसान होने वाली नहीं। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ हरियाणा को ही लेकर। एएसआई संदीप लाठर ही क्यों चुने गए? कोई संदीप पांडे भी हो सकते थे, मिश्रा भी हो सकते थे, भडाना भी हो सकते थे, राठौर भी हो सकते थे, खट्टर भी हो सकते थे, जैन भी हो सकते थे। क्या ये 2016 का टूलकिट है बीजेपी का, फर्जी खबरें और केसों के तहत समाज के खिलाफ जहर भरिए, या फिर ऐसा माहौल बना दीजिए जिसमें वंचित समाज के लोगों के खिलाफ उकसाना, दलित और जाट में नई खाई बनाना, फिर से एक जाति को बदनाम करना? इस तरीके से संघ ने हमेशा आंदोलन किए हैं और इस तरीके की दुष्प्रचार का काम किया है। आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल इसी तरीके से जातिवाद भेदभाव के चलते आत्महत्या का जो केस है उसको अब करप्शन का केस बनाया जा रहा है। और वो जो दो आदमी हैं जिनके बारे में वकील लॉबी कह रही है कि उनके पास अचल संपत्ति उनकी आय से ज्यादा है, शत्रुजीत और नरेंद्र बिजारनिया, और कहा जाता है कि वो वहां के शराब कारोबारी के साथ उठना बैठना भी है उनका। तो ऐसा आदमी सुसाइड क्यों करेगा कि दो करप्ट आदमियों को वो सही बता रहा है और जो आदमी आत्महत्या कर चुका है जातिवाद भेदभाव में उसको करप्ट बता रहा है? और उसके दोस्त कह रहे हैं कि एक फोन आया था 11:30 बजे और उसने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस तो नहीं पहुंचा, वो तो जाके वहां पे कहीं और बुला लिया गया उसको। तो इसके पीछे आप क्या समझती हैं, क्या साजिश रही होगी? आत्मजीत जी, साजिशें तो पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं, और खास करके बीजेपी की सत्ता जहां-जहां रही है, हमने देखा है कि कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएँ सामने आ जाती हैं, जो आशंकाएँ छोड़ जाती हैं, और उसका उन आशंकाओं का कभी कोई उत्तर नहीं मिला। देश में सबसे बड़ी बात है कि पुलवामा में वो इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से इतने विस्फोटक आए, अब तक जनता को कुछ भी जानकारी नहीं है। इसीलिए कभी जो भारत के दुश्मन हैं, बल्कि बल्कि मैं दिल्ली में एक ऐसा कांड हो गया डिजिटल अरेस्ट का, कि जो जो करप्ट है या फिर कभी उसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा, उसको पुलवामा का डर दिखाकर उससे 23 करोड़ रुपए जो है झटक लिए गए। तो जी। जनता अगर ऐसी सरकार को जवाबदेही के कटघरे में नहीं खड़ा करेगी, तो कल हमारे पड़ोस में आग लगी है, और उसके बाद ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे घर में आग नहीं लगेगी दूसरे कल। तो ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं, मतलब सिलसिलेवार तरीके से कि ये होती ही रही हैं। तो ये साजिशें, और उसके बाद मैं आपको याद दिलाऊँगी आत्मजीत जी, हरियाणा बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश है। हमने देखा है कि हरियाणा में पूरा का पूरा गाँव जला दिया जाता है। दलित और जो वंचित हैं, उनके प्रति बहुत ही जुल्म-सितम हम जब से मैं चंडीगढ़ में यहाँ पर
काम कर रही हूँ, हमने ऐसी बहुत सारी खबरें कवर की हैं। फिर हमने जाट आंदोलन का भी पूरा का पूरा माहौल देखा। वंचितों को जो दे सकती है संरक्षण, अगर वही मेरा वही पॉइंट है कि अगर वही बीजेपी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने लगे, तो फिर उस समुदाय को किसका संरक्षण मिलेगा? और फिर बात आ जाती है ये सारे जो मोहरे सेट करना, इसमें तो बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। और हुड्डा पहुँच गए, दीपेंद्र हुड्डा भी राहुल गांधी की ही टीम का हिस्सा हैं। कुमारी सैलजा जो कि हरियाणा में एक दलित चेहरा हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अ, इन लोगों का एक दायित्व है, आपके समुदाय के प्रति जिसकी आप लंबे अरसे से पॉलिटिक्स करती आ रही हैं। अगर वो समाज खुलकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, तो इसमें आपकी भी असफलता है, बहुत बड़ी असफलता है। और जो सत्ता के साथ चले गए, जो जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं, आप उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? एक चुनाव का माध्यम है और हरियाणा के तो चुनाव ही सवालों के घेरे में हैं। इसमें इसकी इस बात की क्या गारंटी है कि उस समुदाय ने जो इस वक़्त दबा-कुचला महसूस कर रहा है, उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा या फिर दिया होगा। वो तो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। लेकिन बात ये है कि इस वक़्त भारत में जितने भी गंभीर प्रवृत्ति के सवाल निकलते हैं, उन सवालों का कोई उत्तर ही नहीं मिलता है। बल्कि ये कहा जाता है कि भारत तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है 2047 में, पता नहीं तब तक कौन जीवित रहेगा इन वंचितों में। आज 13% की क्राइम वो रेट है, कल को 26 भी हो जाएगी। लेकिन किसकी कौन करता है इसकी परवाह? जब तक जातिगत सर्वेक्षण नहीं करा लिया जाता, जिसकी खुद घोषणा अमित शाह ने करी थी, अब तो बिहार के चुनाव भी आ गए। अब तो बिहार के चुनाव भी आ गए, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। तो फिर आप पॉलिटिक्स करने तो आ जाते हैं और सभी दल में अपने-अपने जो हैं उसके चेहरे हैं, लेकिन जब बात उस समुदाय के अधिकार की आती है, तो कोई एकमात्र ट्वीट आ जाए, क्या ट्वीट करके ही पॉलिटिक्स हो सकती है? कि आपको कहीं न कहीं दिखना पड़ेगा, उस समुदाय के साथ खड़े होना पड़ेगा। और आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो क्या वाक़ई में उस समुदाय के मुख्यमंत्री बन सके हैं? मुझे तो लगता है कि वो अपने समुदाय के का प्रतिनिधित्व नहीं करके, वो आरएसएस के प्रतिनिधि ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएँ हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं। चाहे वो चुनाव का वक़्त हो, वो चुनाव के आगे-पीछे का वक़्त हो या फिर ये जो पैर धोने वाली घटना, बहुत ही मतलब निर्लज्जता हो गई है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर अभी भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं और ध्यान तब जाता है जब किसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर वो तस्वीर पोस्ट कर दी जाती है। नहीं तो समाज में आस-पास जो रहने वाला तबका है, उसकी विचारधारा को तो और मजबूती मिल गई है। कि आप करिए कोई बात नहीं, अगर आप हमें वोट देने वाले, आप हमारा वोट बैंक है या फिर आप आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो जब ये सोच मजबूत हो जाती है, तो फिर जब इंस्पेक्टर ही जो क्रिमिनल है, तो फिर जाँच कौन करेगा? आत्मजीत जी। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब सैयाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। दूसरी बात मैं एक और बात बता दूँ, जातिवादियों पर अगर आप एनएसए लगा रहे हैं, तो उस लिहाज से डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी एनएसए लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ हत्या हुई है। मैं इसको सुसाइड नहीं कहूँगा, उनको मजबूर किया गया है। अबेटमेंट टू सुसाइड हमारे देश में क्राइम माना जाता है। उसकी पूरी धाराएँ हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड का केस शत्रुजीत कपूर पे पड़ना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए एक और बलि चढ़ाना, ये इस तरीके की चीज़ है कि आप किसी को इंसान ही नहीं समझते। पैसा ही सब कुछ आपके लिए है और सत्ता में रहकर आप सत्ता की मलाई भी कुछ ही लोग खा रहे हैं, जिनका नाम आपने सीएम का साहब का लिया। उस ओबीसी समाज में भी एक बड़ी विविधता है कि जो अपर कास्ट के बेचारे मिडिल क्लास थे, वो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए। उनको तो लिटरल एंट्री मिल रही है और ओबीसी समाज का जो मिडिल क्लास है, वो इस समय रूलिंग पार्टी के साथ जो है सत्ता की मलाई खा रहा है और वो बाकी समाज के लोगों को नहीं देख रहा है। बिहार इलेक्शन इसका ताजा उदाहरण है कि अगर 22 जातियां हैं तो उसमें 4 जातियां ही हैं जो कंट्रोल में हैं सब चीजों के। उनके पास खजाने भी हैं, नौकरियां भी हैं, मिनिस्टर भी हैं और बाकी के 14-15 कास्ट जो हैं उन तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। वो बेचारे कच्चे मकानों में आज भी रह रहे हैं। तो देश की पॉलिटिक्स को ये समझना चाहिए। आई थिंक राहुल गांधी ने शुरुआत की है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने लोगों को जागरूक तो किया है, पर उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा जो है वो एक तरफ है और वहां जो
पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो जब तक बहुत सारे सैकड़ों राहुल गांधी इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आते, तब तक बहुत मुश्किल है इस नरेशन को चेंज करना। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए राकेश अचल जी और नेहा शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।